हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 10वीं क्लास का चैप्टर एक। जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला पूरा सूत्र देखेंगे आराम से। और ये टॉपिक है हम लोग का, इसको पूरा कवर करेंगे। जैसे यूक्लिड प्रमेय का क्या है, कैसे आया, और इसका आर के बारे में हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल इतना होता है। अभाज्य संख्या गुणनफल का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं इस विधि से। दशमलव प्रसार 3 होते हैं, उसमें से कौन क्या है, कैसे आएगा। सअभाज्य संख्या क्या है, और ये सभी संख्या अप्रमेय है तो कैसे है देखेंगे। और बाकी अप्रमेय संख्या और ये सभी संख्या प्रमेय संख्या है तो क्यों है और कैसे है, हम लोग देखेंगे बढ़िया से। उसके बाद से हम लोग, ये सीरीज हमेशा चलते रहेगा। सूत्र चलेगा और फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सूत्र, फिर ऑब्जेक्टिव। हर एक्सरसाइज का फॉर्मूला चलेगा और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या देखते हैं बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका एक ही होता है। अब ये क्या होता है उसको समझने के लिए ध्यान पूर्वक समझिए बाबू। अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं बाबू आप नॉर्मल 5 से भाग देते हैं इस संख्या में, तो कैसे बनेंगे सोचिए। एक तो सबसे देखेंगे बाबू, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 घट का आएगा बाबू कितने, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 4, और 5 छक 30 घट कितना आएगा बाबू 4, और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए जिसमें भाग करते हैं इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं बाबू, भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जिससे भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, और ये आता है उसको कहते हैं भागफल। और जो बच जाता है जिसे आप कहते हैं शेष या शेषफल। ये हम लोग का पूरा एग्जैक्ट निकला। तो इसमें ध्यान से देखिए बाबू, तो आप पहले से जानते हैं कि अगर आपको भाज्य प्राप्त करना है, चौरसी प्राप्त करना है, तो इन दोनों को गुणा करके इतना जोड़ देना है। जैसे 16 और 5 में गुणा कर दिया जाए तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और 4 जोड़ दिया जाए तो 80 प्लस 4 यानी हो जाए कितना 84। तो हम लोग क्या प्राप्त हो गया बाबू, 84 प्राप्त होगा। यानी 84 प्राप्त करना है तो भाजक और भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ दीजिए। यही है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एल्गोरिथ्म। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी एक और बात ये कहते हैं कि हम संकेत के रूप में बताएंगे। मतलब ये जो भाजक है इसको हम लोग बी कहेंगे, और भाज्य को हम लोग को बहु ए कहेंगे। जो भागफल आएगा उसको हम लोग क्यू कहेंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम लोग आर कहेंगे। तो देखिए कितना आसान, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। तो वही तो लिखे हैं, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है आर के बारे में। ये आर क्या है, आर के मान को कौन संतुष्ट करता है। ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते रहता है आर के मान बताएं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बाबू ध्यान से देखते रहे बाबू, अगर आपको समझना है आर के मान को तो इसी भाग को समझिए। अगर हम शुरुआत करें, ध्यान से देखिए बाबू, इसी भाग को अगर ये 80 रहता तो क्या होता सोचिए। 80 रहता पहले तो 5 एकम 5 आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, और 6 पचे 30 कट जाएगा। यहाँ पर शेषफल नहीं बचेगा। तो इसमें शेषफल यानी आर कितना है, अभी आर आया हम लोग का 0। आगे देखिए, अगर ये 81 होता, 5 से भाग करे 81 में, तो 5 एकम 5 घट के आएगा 3, एक आएगा 6 पचे 30, एक आएगा। तो आप सोचेंगे सर क्या समझा रहे हैं बार बार, ये हुआ 1। अगला ये 82 रहता तो घट के आता 2 शेषफल। अगला 83 होता तो 3 आता, 84 4 आता जो भी आया था। अगर ये 85 हो जाता तो क्या होता सोचिए। तो 5 एकम 5 3 आया, और ये उतरेगा कितना 5, और यहाँ पर जो 5 छक 30 कर रहे थे बार बार, वो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यानी ये 17 मर्द में कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो शेषफल क्या क्या आया सोचिए तो बाबू,
अभी आपको बताए थे एक आया शेषफल 0, तब 1, तब 2, तब 3, तब 4। क्या 5 शेषफल आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 से भाग दे रहे थे। जैसे ही अगर 5 आता है यहाँ पर तो एक मर्त बढ़ा करके आप काटा सकते हैं, यानी 5 से भाग करेंगे तो 5 तो शेषफल नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार 8 से भाग देंगे तो 8 से शेषफल, मैंने 8 से भाग करेंगे तो 8 शेषफल नहीं आएगा। और शेषफल क्या क्या आ सकता है? एक तो पूरा पूरा कट जाए या 4 तक आया, यानी शेषफल कहां से कहां तक आया? 0 से 4 तक। तो इसमें बी यानी कौन था? 5। तो 5 से भाग दे रहे थे तो 5 से छोटा आया, यानी शेषफल जो आर है ना 0 से बड़ा और बराबर है। बराबर समझते हैं? तो 0 से बढ़ का हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बराबर माने 0 लेकर के 0 1 2 3 4 5। अच्छा, किससे छोटा है? तो 5 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा। कब? जब आप 5 से भाग करेंगे तब। उसी प्रकार अगर हम बोले हम कि इसको बी कहें हम, तो आर के मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आर के मान हम लिख सकते हैं कि आर हम लोग का 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा। ऐसे 0 से बड़ा और बराबर है लेकिन 20 से छोटा है, ये हम लोग का आर का मान आएगा। तो याद रखिएगा, आर का मान लिखते हैं यहाँ पे, जहां आर 0 से बड़ा और बराबर होता है लेकिन 20 से छोटा होता है। ये हम लोग का यूक्लिड ग्राम प्रमेयिका का सूत्र हो गया। अब इसकी सहायता से महत्तम ज्ञात करते हैं HCF, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये पहला इनका फॉर्मूला था और इसी से HCF ज्ञात करते हैं। हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग करके क्या ज्ञात करते हैं, तो याद रखिएगा इसके उपयोग से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब HCF और LCM ज्ञात करने का हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि, क्योंकि इसके विधि से हमेशा सिर्फ HCF ज्ञात कर सकते हैं, LCM नहीं। जैसे एक संख्या निकालते बाबू, हम मान लिया जाए कोई कह दे बाबू कि 12 और कितना ले लिया जाए बाबू, 18 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? HCF तथा LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले यूज करते हैं कौन सी विधि? तो गुणनखंडन विधि यूज कर रहे हैं। गुणनखंडन विधि कैसे बनता है देखिए, पहले ध्यान पे बाबू। तो सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करने के लिए गुणनखंडन यानी LCM ज्ञात करते हैं। अब बात हुआ सर LCM ही ज्ञात कर रहे हैं, तो गुणनखंडन माने अभाज्य संख्या के रूप में बांटना, अभाज्य संख्या के रूप के घातक रूप में बांटना। जिसे 12 का हम गुणनखंड निकालें तो 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 मर्त में, फिर 3 से 1 मर्त में। कितना गुणे कितना आया? 12 बराबर। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन आया 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का पावर 2 गुणे 3। आगे देखा जाए किसका निकाला जाए? 18 का। 18 का निकालेंगे 2 से तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से निकालेंगे बाबू तो 1 हो जाएगा। यानी 18 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आया? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, यानी 1 2 और 3 गो 3 2 गो, यानी 3 का पावर 2। ये गुणनखंडन है। इसके बीच से HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग समझ लेंगे, बढ़िया से समझेंगे बाबू। तो देखिए HCF क्या होता है? HCF ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका एक बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? तो HCF कहता है, ध्यान को समझिएगा, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसका कम पावर, कम पावर या कहिए घात कहिए। LCM क्या कहता है? तो LCM ज्ञात करने के लिए कहता है
सबको ले लीजिए अधिक पावर, सभी संख्या का अधिकतम घात, यही इसका हो जाता है हम लोग का बाबू एलसीएम। तो चलिए इन दोनों का एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं। तो जो दोनों में है, यानी अगर दो संख्या है तो दोनों में देखिए क्या है, तो इसका भाज्य गुणनखंडन में दोनों में क्या है, तो 2 भी है और 3 भी है। तो 2 का कम घात बताइए, कम छोटा घात बताइए। 2 का घात यहाँ पे 2 है, 2 का घात यहाँ पे 1 है, तो छोटा घात हुआ 2 का पावर 1। उसी प्रकार 3 भी है दोनों में, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो कम घात हुआ 3, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6। आगे हम बात करें एचसीएफ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं बाबू, 12 से ज्ञात करेंगे 18 में, तो हो जाएगा 12 एकम 12, और यहाँ पे हो जाता है 6, और 6 से ही दोबारा से हम लोग भाग करेंगे 12 में, तो 6 दूनी 12 पूरा पूरा कट जाएगा, और यही हम लोग का आंसर होता है। यानी अगर आप पूरा भाग कट जाए, शेषफल आर आ जाए, देख सकते हैं यहाँ पे शेषफल आर आया है, तो उस वक्त बी हम लोग का यानी भाजक हम लोग का एचसीएफ होता है 6 आ गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम अभी हम बताए थे, सभी संख्या का अधिकतम घात, सभी संख्या को ले लीजिए, इन दोनों में जो भी आया है 2 3 2 3, तो सिर्फ 2 3 आया ही, तो एलसीएम का एलसीएम एक 2 आया, एक 3 आया, उसका अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। 3 का अधिकतम घात है, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब बड़ा बड़ा पावर लेंगे, एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे, बड़ा घात लेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, और हो जाएगा हम लोग का 9 चौका 36, ये निकला। तो अगर हम लोग बात करें बाबू, यहाँ पे दो संख्या था 12 और 18, उसका एचसीएफ आया बाबू 6, एलसीएम आया 36। तो कोई अब हम इस फॉर्मूला को सिद्ध करें बाबू, समझाएं हम, तो क्या समझेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए एक तरफ, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे हम लोग, तो 12 और 18 ज्ञात करेंगे एक तरफ। तो 12 18 कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 18 में गुणा कर सकते हैं, या 12 8 96, 9 हासिल आया, 12 और 9 हो जाए कितना 31, यानी 316 आया। कितना है बाबू 316। अगर देखिए बाबू दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल गया, और एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करें, गुणाफल, गुणा यहाँ पे दिया है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना होगा, देखिए कितना है बाबू, एलसीएम कितना है हम लोग का, या एचसीएफ देखिए कितना है, एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया है 36, 6 गुणे 36 किया जाए कितना हो रहा है, 6 6 के 36 हासिल आया 3, 6 18 3 21, यानी गलती जोड़े थे क्या यार, सॉरी, 12 8 96 हासिल आया 9, और 12 एकम 12 और 9 सॉरी 21 होगा, मिस्टेक हो गया, यानी ये 216 हुआ, ये भी 216 हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी समझ में आएगा हम लोग को बाबू कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस प्रकार हम बोल दें कि एक संख्या है बाबू ए, दूसरा संख्या है बी, तो ए और बी का गुणनफल, उसका एचसीएफ को एच लिख दें और एलसीएम को एल लिख दें, तो इसके बराबर होता है, यानी ए गुणे बी बराबर एच गुणे एल होता है। एचसीएफ है, एल एलसीएम है। कभी कभी पूछता है कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो ये मान लीजिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, सोचिए, ये बाबू गुणा में है तो भाग हो जाएगा, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे बी आ जाएगा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या। कोई कहेगा दूसरी संख्या क्या होगा, ये पूछने वाली बात है बाबू, दूसरी संख्या चाहिए तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या हो जाएगा, एच गुणे एल बटे ए। कोई कहेगा एचसीएफ क्या होगा, तो ए गुणे बी बटे एल हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, समझ में आ गया। तो हम लोग ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक दोनों एक साथ समझ चुके थे कैसे। अब हम देखेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है।
तो आप जानते हैं बाबू दशमलव में लिखने के लिए ऐसे तो हम लोग जो भी व्यक्ति अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो दो को जानता है, एगो शांत और एगो अशांत। लेकिन दशमलव प्रसार आपका 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हम बात करें बाबू 3 प्रकार के, तो पहला बात हुआ बाबू कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना होता है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार इसका बाबू 2 होता है। पहला आप जो अभी बोले शांत, दूसरा अशांत। सॉरी ये शांत गलती है। देखिए हम चाहते तो वीडियो में एक काट सकते थे, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं ताकि समझ में आए आपको कि पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है। लाइव करने का मतलब बीच में कट उट नहीं है। तो शांत, दूसरा अशांत। अशांत क्या होता है? जैसे कोई भी परिमेय संख्या होता है, आप पहले जानते हैं P बाटा Q के रूप में होता है, और जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P बाटा Q के रूप में होता है और P और Q दोनों पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर बाटा में आएगा तो भाग करने पर 2 संख्या आता है दशमलव में, एक तो शांत होगा, दूसरा अशांत होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं बाबू हम ना छोटा सा, एक लिख लेते बाबू हम लोग 3/2 और दूसरा लिख लेते बाबू हम लोग 4/3। इन दोनों को बनाया जाए, देखा जाए क्या आएगा। तो 2/3 को बनाया जाए, हम 2 से 3 में भाग कर रहे हैं। 2 एकम 2, क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा, दशमलव बैठेगा, 0 हुआ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी हम लोग आ जाएगा 1.5। अगर शेषफल यहाँ पर अंत में जो बता रहे थे R, ये R अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसे शांत कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? शांत। तो दशमलव प्रसार पहला शांत समझ चुके हैं बाबू, ये होता है शांत। दूसरा देखते हैं बाबू अशांत। अशांत क्या होता है? जैसे ये 3 से हम भाग करें बाबू 4 में, क्या हो सोचिए तो 3 एकम 3 आ जाएगा 1 और दशमलव बैठेंगे 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ जाएगा, दशमलव बैठा ही है 0 हो गया, फिर 3 त्रिका 9 हुआ, फिर 1। अब देख सकते हैं कि बार बार आपका 3 आएगा, ये शेषफल आपका खत्म होने वाला नहीं है। जब खत्म नहीं होता है तो उसे कहते हैं अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या बाबू? अशांत है। अशांत को रेकरिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे ये 4/3 का आंसर क्या आया? तो इसका आंसर आया 1.3 पर रेकरिंग, और इसका आंसर क्या लिखेंगे बाबू हम लोग? 1.5। ये शांत, ये अशांत। लेकिन एक और होता है अनुसानी अनावर्ती। अनुसानी अनावर्ती क्या होता है? ये अनुसानी अनावर्ती को कहते हैं बाबू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है? सोचिए तो, ये संख्या होता है अपरिमेय और ये दोनों क्या होता है? परिमेय। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ये अशांत क्या होता है? परिमेय क्या परिमेय? तो परिमेय होता है। शांत भी क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन अनुसानी अनावर्ती क्या होता है? तो होता है हम लोग का अपरिमेय। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे वो भाग करने पर नहीं आएगा, भाग करने पर आ जाता तो बाटा में न आता, अब बाटा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय। इसको भाग करने से नहीं आता है, रूट में लिखेंगे, उसको हल करेंगे तो आपका वो आएगा। जैसे हम बात करें 1.32, फिर देखिए 3 2 को 2, 3 3 को 2, इस प्रकार आपका आएगा। यानी कहने का मतलब कि एक की संख्या इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, 3 के बाद से फिर 4 2, एक रुके रहेगा, दूसरा बढ़ेगा, और इसका लास्ट कभी नहीं होगा। ये हो जाएगा हम लोग का अनुसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या। अब वही बात करें हम, थोड़ा परिमेय अपरिमेय थोड़ा क्लियर कर लें, तब हम लोग देखते हैं बाबू सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पाई का मान कितना होता है? तो आप कोई व्यक्ति बोल देता है कि पाई का मान कोई नहीं हो, सब कोई बोलता है 22/7 होता है। तो देखिए बाबू वैज्ञानिक जो है ना, मैथमेटिशियन, वो क्या करते हैं? पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग मान लिए हैं, सन्निकट मान लिए हैं, जो परिमेय संख्या में है इतना होता नहीं है।
या कोई कहेगा 3.14, लगभग आगे भाग आपका दशमलव जाते जाएगा। तो पाई का मान हम लोग का होता है 22/7, लेकिन पाई हो जाएगा अपरिमेय और 22/7 हो जाएगा बाबू परिमेय। समझ रहे ना। आगे देखिए √2 जो रूट में रहे और रूट से बाहर ना निकले वो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे हम बात करें रूट ले ले बाबू हम 4, तो 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 × 2 यानी ये 1 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये वाला परिमेय, ये अपरिमेय अपरिमेय। एक और बात, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, इन दोनों का जोड़ क्या हुआ बाबू अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय। फिर समझिए अपरिमेय तो समझ में आ गया, ये तीनों परिमेय अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होता है और गुणनफल भी अपरिमेय होता है। और अपरिमेय संख्या का हम लोग याद रखिएगा भाग भी अपरिमेय होता है और कंडीशन ठीक रहे तब। जैसे अपरिमेय ऐसे भी देखिए गुणा भी आपका अपरिमेय अपरिमेय को गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, लेकिन एक अपरिमेय दूसरा भी अपरिमेय ले लिया जाए तो कभी कभी अपरिमेय आता है, कभी कभी परिमेय आता है। जैसे √2 में गुणा करेंगे √3 से तो √9 हो जाएगा 6, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन √2 में √2 से ही गुणा कर देंगे, दोनों अपरिमेय है, तो √9 हो जाएगा 4, जिसका आंसर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा परिमेय। इस बातों को थोड़ा समझ लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर 1.232323 और इसमें देखिए क्या था 1.32, फिर 3 के बाद से 2 को 2, फिर 3 के बाद से 3 को 2, फिर 3 के बाद से, तो ये अपरिमेय था, लेकिन ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि 2 3 2 3 फिक्स है जो दोहरा रहा है, तो 2 3 पर रेखनी लिख देंगे, इसलिए हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो, इसलिए बाबू ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। अब हम लोग टॉपिक देखते हैं बाबू सहभाज्य क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है सहभाज्य संख्या क्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन सहभाज्य है। तो सहभाज्य क्या होता है, तो वे दो संख्याओं का संग्रह होता है या युग्म होता है जिसका HCF हमेशा 1 होता है। HCF क्या होता है 1, या कह सकते हैं यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हमेशा 1 होता है और 1 के अलावा किसी से नहीं करता है। जैसे 5 और 7 ये दोनों क्या है सहभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 5 और 7 का HCF निकाल दीजिए तो आप देखेंगे बाबू आपका अंत में 1 ही आने वाला है। कितना है बाबू 1 आएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह सहभाज्य है। जिसका HCF 1 आएगा वो क्या होता है सहअभाज्य संख्या। क्या तो बाबू सहअभाज्य संख्या। फिर समझिए बाबू और कोई कह देगा 15 और 18 क्या है। 15 18 का आप HCF निकाल लीजिए, या देखिए ये दोनों किसी संख्या से कट रहा है क्या, किससे कट रहा है सोचिए। तो ये देखिए 5 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 6 18, ये 3 से कट गया दोनों, यानी 3 इसका HCF आएगा, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। HCF निकाल सकते देखते हैं। तो सहअभाज्य क्या होता है समझ में आ गया, जिसका HCF 1 होगा वो सहअभाज्य होगा, अगर जिसका HCF 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर आप इतना बढ़िया से समझ लिए ना तो समझ लीजिए एक अध्याय का पूरा बेस्ट फॉर्मूला तो कहिए छोड़िए, सभी लगभग एक अध्याय 1.1 से लेके 1.4 तक आपका रिवाइज हो गया। इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए और हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इसका क्या देखना है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव देखेंगे और समझेंगे बस बहुत अच्छा से। VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो पिछले साल बार बार पूछा गया हो उसको देखेंगे, और आने वाला भी ऑब्जेक्टिव जो हम लोग के ही वीडियो से होगा। ठीक है, वो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है।